साथियों को मेरा सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे हमारी बातचीत सुनने के लिए मौजूद हैं। जो कल घटना घटी है, ये इसका जो इम्पैक्ट है, मुझे लगता है कि आज की जनरेशन जो है वो कई सालों तक भूल नहीं पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से संसद भवन में जिस तरीके से आपने फोटो देखे होंगे कि वहां पे पुलिस पर्सनल्स निशाना तान के बैठे हुए हैं, जैसे कि कोई टेररिस्ट ग्रुप जो है वो मार्च कर रहे पार्लियामेंट की तरफ। इस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को तैयार किया जाता है कि यहाँ पे जब भी स्टूडेंट्स आएंगे तो उनके साथ बस एक ही सलूक होना चाहिए, वो है उनके साथ मारपीट होनी चाहिए, उनको भगा देना है। जिस तरीके से कल हमारा एस्टिमेशन है कि कम से कम 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में शामिल थे। हम सब साथी डे 1 से इस प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे हैं। हम लोगों ने प्रोटेस्ट के दूसरे ही दिन यहाँ पे एक लाइब्रेरी सेटअप की थी, स्टूडेंट्स लाइब्रेरी, जिसके माध्यम से हम लोग लोगों तक अपनी बातें पहुंचाते थे। हमें लगता था कि प्रोटेस्ट में, धरना में लोग वहाँ पे रात को स्टे करते थे। हमें लगता था कि एक पब्लिक में, लोगों में जो है एक सोशल कॉन्शियसनेस डेवलप की जाए, उसके लिए हम लोगों ने इसको सेटअप किया था। लाइब्रेरी शुरू होने के हफ्ता भर के बाद में ही पुलिस ने हमारे 2 साथियों को, बिट्टू और विशाल, दोनों को हिरासत में लिया था। उनसे मारपीट की गई थी। शिवाजी महाराज की किताब, उसको फेंका गया था। शहीद आजम भगत सिंह, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों को फेंका गया था। उसके बाद में हमने सवाल पूछा, हर दूसरे चीज के जंतर मंतर पे हमें संघर्ष करना पड़ा। बारिश का मौसम है और सर ढकने के लिए जब हम लोगों ने पूछा कि हमें कुछ व्यवस्था करनी है, तो जो पुराने यूज्ड बैनर्स होते हैं, फ्लेक्स होते हैं, उसको भी पुलिस अंदर लेने के लिए तैयार नहीं थी। उसके लिए भी हमें 2-3 घंटा धरना देके संघर्ष करना पड़ा। बारिश के चलते जब हम लोगों ने सोचा कि हमें कैनोपी अंदर लेके जानी है, टेंट लगवाना है वहां पे कि जहाँ पे लोग सो सके, रात को ठहर सके, ऐसे में भी जो है पुलिस ने उसको अलाउ नहीं किया। तब भी हमारे साथियों के साथ मारा पीटी हुई थी। सवाल दिल्ली पुलिस से है कि क्या वो छात्रों को अपना दुश्मन मानती है। ये सवाल दिल्ली पुलिस से है, क्योंकि जब हम लोगों ने अपनी आवाज उठाना चाहिए जंतर मंतर पे, पुलिस ने स्टूडेंट्स को रोका था। शुरुआत के दिन, अगर जानते, आप सब लोग जानते हैं कि शुरुआत में जंतर मंतर पे एंट्री लेने से पहले भी जो है पुलिस परेशान करती लोगों को। कल भी वैसा ही हुआ। कल का मंजर कुछ और नहीं था। कल जिस संख्या में देश भर से छात्र दिल्ली में आए थे, 2 दिनों से हमें पता था कि अभी नंबर जो है वो काफी बढ़ने लग चुका है कि बड़े पैमाने पे जो मोबिलाइजेशन जो है फ्रॉम आवर साइड, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, हम लोगों ने महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, इवन ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, हमारे साथी जो थे AISF के साथियों ने कम से कम कल 2 से 2.5 हज़ार छात्रों को, युवाओं को यहाँ पे मोबिलाइज किया। इसका कारण ये था कि हमें लगता है कि नीट के खिलाफ का जो संघर्ष है वो हमें मजबूत करना है। और हमारी लड़ाई बस प्रधान जी को हटाने की लड़ाई नहीं है, इस देश की शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी बदलाव की हमारी लड़ाई है। उसके लिए हम लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। और कल जिस समय लाठी चार्जिंग हुई हम लोगों पे, जिस समय मुझे याद है मैं स्टेज पे था, एक रैली जो है वो निकल चुकी थी आगे, बाकी सब साथी स्टेज पे खड़े थे। लगभग 4 बजे के आसपास हर जगह पे टीयर गैसिंग चल रही थी। हर जगह पे आप देखते हैं कि लाठीचार्ज कुछ ना कुछ तरीके से हो ही रहा था। जब हम लोगों ने लगभग 4 बज चुके थे, हम लोगों ने सोचा, क्योंकि सारे जैमर लगाए हुए थे, कोई किसी के साथ में बात नहीं कर सकता था। मतलब वहां पे सफोकेशन का ये परिस्थिति था कि लोग सफोकेट होके ही फेंट होके गिर गए थे। जिस दिन, कल सुबह की बात है, टॉयलेट्स में पानी नहीं था, जानबूझ के पानी को रोक दिया गया था कि लोग कम से कम परेशान होकर यहाँ से निकल जाए। हर चीज के लिए जो है हमें वहां पे संघर्ष करना पड़ा। कल 4 बजे जब हमारे ऊपर अटैक हुआ, लाठी चार्जिंग की गई, जो मेन स्टेज है जंतर मंतर का, वहां से सामने से जो मेन गेट है, वहां से पुलिस भागते भागते आती है। स्टैंपेड इंस्टीट्यूशन वो खुद ही तैयार करते हैं। लोग भागते हैं, स्टूडेंट्स भागते हैं, जो बैठे हुए थे वो उठते हैं, उनको लाठी मारी जाती है, फोर्स इस्तेमाल किया जाता है, सबको भगा दिया जाता है। स्टेज पर चढ़ के पुलिस डंडे मारती है। वहां पे बुढ़ी औरतें हैं, बच्चे हैं, सब लोगों पे अत्याचार वहां पे करते हैं, उनको पीटते हैं। यहाँ पे डिटेंशन में भी उनको मारा जाता है। कल दिल्ली के सड़कों पे दिल्ली पुलिस के साथ में ऐसे कई लोग शामिल थे जो कोई यूनिफॉर्म में नहीं थे, जो पुलिस पर्सन्स भी नहीं थे। वो डंडे लेके छात्रों को मारने का काम करते थे। इसका जिम्मेदार कौन है ये लोग जो
पुलिस नहीं है लेकिन वो छात्रों को मारने का काम करती है। ये लोग कौन है? ये सवाल दिल्ली पुलिस से है। सिविलियंस के ऊपर टीयर गैसिंग कौन कर रहा है? क्यों किया जा रहा है? सिविलियंस के ऊपर टीयर गैसिंग क्यों किया जा रहा है? सुबह 8:30 बजे ही जंतर मंतर के आसपास के इलाके से स्टूडेंट्स को भगाया गया था। मैं खुद वही था। 8 के आसपास, 8 साढ़े 8 के आसपास की घटना होगी, वहां से स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया था। हर तरीके का फोर्स इस्तेमाल किया है पुलिस ने कल सभी छात्रों के खिलाफ में। जो इंजरीज हुई है अस्पताल में जाके मुझे लगता है कि एक बार देखना चाहिए कितनी इंजरीज है। काउंटलेस इंजरीज को सफर करना पड़ा है छात्रों को, और क्या जरूरत थी इस बल का प्रयोग करने की? क्या गुनाह था हमारा? हमारा गुनाह इतना ही था कि हम लोगों ने पार्लियामेंट की तरफ कूच करने की कोशिश की। सबसे बड़ा गुनाह हमारा यह है कि सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत हमने दिखाई। सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत हमने दिखाई। हमने मोदी सरकार को चैलेंज करने की हिम्मत दिखाई। सोनम वांगचुक जी को जब डिटेन किया इलीगली, उसी के बाद में हम देखते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है, डिटेंशन के बाद जैसे उनको उठाया गया, वी कैन से अवगत किया गया, किडनैप किया गया जिस तरीके से सोनम जी को, उसके बाद में जंतर मंतर नारे से भर गया कि मोदी हटाओ देश बचाओ। इस देश के छात्रों को आपने ये बोलने पर मजबूर कर दिया कि मोदी हटाओ और देश बचाओ। क्या जरूरत थी आपको इस बर्बरता के साथ यहाँ पे बर्ताव करने की? हमारे साथ यहाँ पे श्रावणी मौजूद है, उसे चोक किया गया, उसका गला दबाया था पुलिस ने। पुलिस पर्सनल्स गला दबा रहे थे। क्या हम दुश्मन है? स्टैम्पेड को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी जो थी वो आपकी थी भाई साहब। आप लोग जिम्मेदार थे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। आप जिम्मेदार थे छात्रों की सुरक्षा के लिए। लेकिन दिल्ली पुलिस पर्सन जो है अपने नेम टैग्स को निकाल के, आप सोचिए कि नेम टैग्स को निकाला गया जानबूझ के, क्योंकि कोई भी फोटो वीडियो में कोई भी किसी का भी नाम ना छप पाए। इसका मतलब ये बहुत तय था कि दिल्ली पुलिस ने ठान लिया था कि वो बर्बरतापूर्वक व्यवहार यहाँ पे करेंगे, वो छात्रों के साथ मारपीट करेंगे, वो अपना बल का प्रयोग करेंगे। हमारा सवाल दिल्ली पुलिस से तो है ही, हमारा सवाल इस देश की सत्ता से है, अमित शाह जी से है, जिनके कहने के ऊपर हम सब लोगों के साथ बर्ताव किया गया। ये सवाल सत्ता से हमारा है कि आप लोगों ने छात्रों को अपना दुश्मन समझ के लिया है। हमारी गलती इतनी ही थी कि हमने ये बोला प्रधान जी का इस्तीफा हमें चाहिए। क्या इस्तीफा मांगना इस देश में गुनाह है? इस देश के 94,000 स्कूल्स बंद करवा दिए पिछले 10 सालों में, क्या शिक्षा का सवाल उठाना गुनाह है? जिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते इस देश के हजारों स्कूल बंद करवा दिए जाते हैं, ग्रांट जो है यूजीसी के वो कम की जाती है, यूनिवर्सिटीज को ग्रांट के वजह लोन पार्टी का सिस्टम यहाँ पे पैदा किया जाता है, उसके बारे में हम लोग सवाल पूछते तो क्या गुनाह है? क्या एनटीए जो बॉडी जिसके खिलाफ 1100 से ज्यादा मामले दर्ज है, जी हाँ 1100 मामले एनटीए के खिलाफ दर्ज है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, क्या एनटीए को बैन करने की, उसको बंद करवाने की डिमांड करना गलत था? क्या हमारी गलती थी? हमारे साथी जो हंगर स्ट्राइकर्स थे उनको तक पुलिस ने नहीं छोड़ा। हंगर स्ट्राइक पे जो लोग बैठे थे उन्हें भी, स्टूडेंट्स को पुलिस ने नहीं छोड़ा है, उनके साथ भी मारपीट की गई। तो सत्ता में बैठे हुए लोगों पर हमारा सवाल है जो बैठे हुए कि क्या आप तय कर दीजिए भाई साहब कि आप बता दीजिए कि इस देश के छात्र जो है, नौजवान जो है, जो सरकार से सत्ता से सवाल पूछते हैं वो हमारे दुश्मन है, आप डिक्लेयर कर दीजिए। कल जंतर मंतर पे छात्र बोल रहे थे कि लाठियां क्या बरसाते हो, गोलियां मारिए हमें। क्यों ये बोलने की जरूरत पड़ती है? क्यों इस देश के युवाओं को बोलना पड़ता है कि भाई साहब गोलियां मारिए हमें, गोलियां मारिए? क्योंकि इस देश की सत्ता ने हमें दुश्मन समझ लिया है। हमने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेकर ही चलने की कसम ली है। हम लोग शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों ने संवैधानिक जरिए से अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की। इससे पहले देश भर में हम लोगों ने कंसिस्टेंटली नीट के खिलाफ आंदोलन किया है। आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग, 2017 से जब तमिलनाडु में पहली बार नीट की विक्टिम बनी थी अनिता नाम की लड़की, जिसने नीट को क्वालिफाई भी किया था, उसे सुसाइड किया था क्योंकि उसे सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि नीट जो है वो माइंडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीट जो है ये मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के स्टूडेंट्स के हित में नहीं है। उस याचिका के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वो मानने से मना कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में उसने डिप्रेशन में आके कि इस नीट से लोगों की जिंदगी बर्बाद होने वाली है, ये सोच के, अनीता ब्रिलियंट स्टूडेंट थी,
जिसने अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स गवाए थे 7 साल की उम्र में, उसने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद में पूरे तमिलनाडु में बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ। आज भी देखते हैं कि सरकार चाहे बदल जाए, लेकिन तमिलनाडु की सरकार को नीट के खिलाफ स्टैंड लेना पड़ता है। तब से लेकर आज तक हम लोग जो है नीट के खिलाफ संघर्ष करते आ रहे हैं। क्या है एनटीए? एनटीए के खिलाफ 1100 मामले दर्ज है। बताना चाहूंगा, जेएनयू में नॉन टीचिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट का एग्जाम हुआ। गिने चुने दो सेंटर्स से सब लोगों को चुना गया। क्यों भाई? 2 ही सेंटर से सभी को चुनेंगे आप लोग? और जब किसी ने बात उठाई, ये मीडिया में आना शुरू हो गई, थोड़ी बहुत सवाल उठने शुरू हो गए, उन सभी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को, जो नॉन टीचिंग स्टाफ था, उसको परमानेंट किया गया। क्या था ये? सत्ता में बैठे हुए लोग, बीजेपी आरएसएस के लोगों को आपको कैंपस में भर्ती करवाने के लिए आप जो है इस तरीके से एनटीए का इस्तेमाल कर रहे हैं। एनटीए कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, एनटीए के खिलाफ केसेस तो है ही, लेकिन एनटीए के पास स्टाफ कितना है? 2 डजन स्टाफ है उनके पास, परमानेंट स्टाफ। और आउटसोर्सिंग है 130 प्लस। आप सोच सकते हैं कि इतना आउटसोर्सिंग करने के बाद में आपके एग्जाम्स का जो एग्जाम पेपर जो है वो कहां तक सेफ रह पाएंगे? वो लीक तो होने ही है। 130 आउटसोर्सिंग आप करते हैं, आपका पेपर लीक होना तय है। क्यों आज तक एनटीए को बैन करने की बात जो है, या फिर एनटीए को बर्खास्त करने की मांग जो है, वो होते हुए भी सरकार ने इसके खिलाफ चुप्पी बना के रखी? क्योंकि लोग चाहते हैं कि जब भी कोई पेपर लीक हो, तब जो कोई इल्जाम है वो मत दे आप एनटीए के ऊपर, आप हाथ खुद के ऊपर कर दो। आप बोल दो हमारा तो कोई वास्ता है नहीं, एनटीए की गलती है। आप बोल दो कि एनटीए के चेयरपर्सन को चेंज कर देंगे, लेकिन सिस्टम जो है वही का वही बना रहेगा। यहाँ पे हमारे साथी है वैभव, महाराष्ट्र से आते हैं। वैभव, श्रावणी, प्रतीक्षा, कम से कम 1000 स्टूडेंट्स महाराष्ट्र से मोबिलाइज हुए थे। इनको पुलिस स्टेशन में लेके जाने के बाद उनके साथ बदतमीजी की जाती है, मारपीट की जाती है, डिटेंशन में मारपीट की जाती है। मारते कौन लोग हैं? पुलिस के कस्टडी में मारने वाले लोग वो होते हैं जो पुलिस है ही नहीं। जो लोग पुलिस नहीं है वो पुलिस स्टेशन में अंदर डिटेंशन में मारपीट करते हैं, गालियां बकते हैं, मारपीट करते हैं। इनको ये इम्यूनिटी कौन दे रहा है? सवाल ये, कौन इनको इम्यूनिटी दे रहा है कि रास्ते पे जो है लोग खड़े होकर दंडियां बरसाएंगे छात्रों के ऊपर? ये अथॉरिटी जो है इन लोगों को कौन दे रहा है? ये लोग है कौन? सवाल है डीसीपी सचिन शर्मा साहब से कि आपकी निगरानी में, आपका फोर्स के अलावा ये जो बाहर के लोग हैं, जो आपके स्टाफ के सामने ही बदतमीजी करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, घूमते रहते हैं यहां वहां मारने के लिए स्टूडेंट्स को, ये लोग कौन है? और आपकी निगरानी में ये लोग हम पर हिंसा कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हमारे साथी मौजूद हैं, सुधीर जी बिहार से है। यहाँ पे सद्दाम है, सद्दाम को फ्रैक्चर्स हुए हैं, उसका अभी भी वो पेन किलर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना था, इसलिए पेन किलर लेके अभी वो यहाँ पे बैठा हुआ है। हॉस्पिटल में कल इतनी भीड़ थी कि उसको प्लास्टर भी कर नहीं पाए। यहाँ पे गुलाब है, गुलाब के ऊपर पूरी दीवार गिरी थी कल, गुलाब के पैर के ऊपर दीवार गिरी थी कल, इन सारे झपट में। हमारे साथी इंजमाम यहाँ पे है, उनसे पुलिस ने मारापीटी की है, उनके हाथ में इंजरी हुई है, पीछे बैठे हुए हैं। और ये हमारी बात नहीं है, ये हमारी बात नहीं है। वहां बिलाल खड़े वहां पे, यहाँ पे कम से कम 10 लोग ऐसे बैठे हैं जिनके साथ पुलिस ने बर्बरता की। हम जब स्टेज पे थे, आप देख रहे होंगे जंतर मंतर का जो स्टेज था उसके आसपास जो पूरा बैरिकेडिंग लगाया था, जो रेलिंग लगाई गई थी सिक्योरिटी पर्पस के लिए, इतनी भीड़ थी कि वो पूरी रेलिंग गिर गई नीचे। उसके अंदर अगर कोई दब गया होता तो उसकी मौत तय थी, मौत पक्की थी उस समय, अगर वहां पे रेलिंग के नीचे कोई आ गया होता तो। क्या बर्ताव है ये क्या बर्ताव है दिल्ली पुलिस का, और किसके इशारे पे चल रहा है? क्या डीसीपी सचिन शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या इसकी जिम्मेदारी, कल के लाठीचार्ज की, ब्रूटल लाठीचार्ज की जिम्मेदारी इस देश के गृह मंत्री अमित शाह लेंगे? क्या वो बच्चों से माफी मांगेंगे कि कल आपके साथ जो बर्ताव किया है हम लोगों ने, उसकी जिम्मेदारी लेके हम लोग माफी मांगते हैं? क्या वो इस्तीफा देंगे इस बात को लेके कि इस देश के छात्र जब दिल्ली में आके अपनी आवाज जो है पीसफुली उठा रहे थे, तो क्या जिम्मेदारी लेके कि हमने मारपीट की है आपके साथ में, आप इंजर्ड हुए हैं, हमने आपके साथ बर्बरता दिखाई है, हमने ह्यूमैनिटीज के सारे ग्राउंड्स को क्रॉस कर दिया है, क्या आप
अपनी जिम्मेदारी लेके इस्तीफा देंगे अमित शाह जी। प्रधान जी, क्या शर्म आपको आएगी आज भी? कम से कम आज भी शर्म आएगी आपको? जब आपके अस्पताल भरे हुए हैं स्टूडेंट से जो पिट गए हैं आपके फोर्स के जरिए, क्या आप अपनी जिम्मेदारी अभी उठाएंगे? कल के अफरा तफरी में आप सोचिए, जो जिन स्टूडेंट्स ने जिंदगी में कोई प्रोटेस्ट नहीं दिखा है, ऐसे स्टूडेंट्स कल अपने मन से इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़ने के लिए आए और उन्हें क्या मिला? क्या उनका इस देश के डेमोक्रेसी पे विश्वास रहेगा? अगर सत्ता में बैठे हुए लोग अगर इस तरीके से बर्ताव करते हैं, तो जिस डेमोक्रेटिक ढांचे को बचाने की हम लोग बात करते हैं, जिस संविधान को बचाने की बात करते हैं, जिस देश की बुनियादी जो प्रिंसिपल्स है जिससे ये देश बना था, जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको बचाने की हम लोग कोशिश करते हैं, क्या वो बचेगा? तो साथियों, कल का दिन जो है ये इस देश के इतिहास में काला दिन की तरह दर्ज किया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि कल जो किया है सरकार ने, और अगर उन्हें लगता है कि कल के आंदोलन के बाद में सब कुछ चुप हो जाएगा, तो अगर उनको लगता है कि कल ये सारा आपका फोर्स इस्तेमाल करके छात्र चुप बैठ जाएंगे, तो नहीं साहब। दिल्ली पुलिस ने छात्रों के ऊपर पत्थर भी मार के फेंके हैं, मैं इसका खुद विटनेस हूं। सीपी पे पत्थर फेंके मारे थे स्टूडेंट्स को दिल्ली पुलिस ने। प्रोटेस्ट के एक रात पहले ही वहां पे 2-2-3 गाड़ियां पत्थर भरे लेके आए थे लोग। पत्थर से भरी हुई गाड़ियों को साइड में रख दिया था जानबूझ के। पत्थर भी दिल्ली चलाएगी, पत्थर भी दिल्ली पुलिस चलाएगी, लाठियां भी वही बरसाएंगे, टीयर गैस भी वही चलाएंगे और सारा ब्लेम बढ़ देंगे छात्रों के ऊपर जो बस अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए दिल्ली में मौजूद थे। तो साथियों, हम बातचीत करते हैं उन साथियों के साथ में जिन्होंने इस ब्रुटैलिटी को सहा है। हम सबसे बातचीत करते हैं।